हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स की बुक से ही है, जो कि अभी हमारा जो लेक्चर सेकंड हमारा था उसी के ही आगे फर्दर स्टडी है। उसमें मैंने आपको बताया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब समझाया गया तो वो फेल हो गया। तो इसके लिए फिर प्लांक नामक वैज्ञानिक ने आइडिया सोचा, जिसे कि हम प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो उसके आधार पर जब उन्होंने एक रेडिएशन लॉ निकाला तो उसके आधार पर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को बहुत आसानी से समझा पाए। तो अब सबसे पहले हम एक बार इनके क्वांटम हाइपोथेसिस के बारे में जान लें। अब क्वांटम हाइपोथेसिस क्या है कि प्लांक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो नियम दिया उसमें उन्होंने एनर्जी को एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, यानी कि उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली इमिट्स या एब्जॉर्ब नहीं होती है, बल्कि जो एनर्जी है वो कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स में होती है, और जिसको उन्होंने नाम दिया क्वांटा ऑफ एनर्जी। और यहीं से ही क्वांटम वर्ड की शुरुआत हुई। तो अब हम रिलेट करते हैं हमारे प्लांक के क्वांटम हाइपोथेसिस को हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ से। तो इन्होंने क्या माना कि जो भी एटॉमिक ऑसिलेटर इन दी वॉल ऑफ द कैविटी, यानी कि हमारे एक ब्लैक बॉडी कैविटी है जिसमें हम जब उसको गर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इन्होंने ये माना कि भाई जो कैविटी है उसके अंदर एटॉमिक ऑसिलेटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि इन रेडिएशंस का इमिशन और एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन जो ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कंटिन्यूअस ना होकर के किस तरीके से हो रहा है, डिस्क्रीट यूनिट और क्वांटम ऑफ एनर्जी के रूप में हो रहा है। और ये जो डिस्क्रीट यूनिट्स हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होंगी, प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी म्यू, अपनी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होंगी। यानी कि इसका मतलब एक क्वांटा की जो एनर्जी है वो हो जाएगी E प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो E इज इक्वल टू एच म्यू। अब H जो है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया गया जो कि सभी ऑसिलेटर्स के लिए सेम लिया गया। ठीक है, जिसको हम प्लांक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। अभी इन्होंने इसको प्लांक कांस्टेंट का नाम नहीं दिया, लेकिन हम आगे इसको नाम देंगे। अभी हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही इसको कहा है। तो अब इस हाइपोथेसिस के बाद, यानी ये यहां से लेकर के यहां तक तो ये हो गया हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस को हमने किस तरीके से रिलेट किया हमारे से कि जो भी ऑसिलेटर एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट कर रहे हैं वो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होगी विद एन अमाउंट एच म्यू, कि ये जो एनर्जी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो इस अमाउंट के ही प्रोपोर्शनेट होगा, यानी इसी अमाउंट में होगा। मतलब कि अगर हम मान लें कि किसी भी ऑसिलेटर की मिनिमम एनर्जी 0 है तो उसकी जो एनर्जी गेन करने के बाद इंक्रीमेंट जो होंगे वो इसी तरीके से होंगे कि एच म्यू, 2h म्यू, 3h म्यू, यानी उनको अगर हम जर्नल बात करें तो ई एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एन एच म्यू, जहां पर एन जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास पूरा का पूरा एक हाइपोथेसिस उन्होंने दिया, जिसके आधार पर फिर यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसको यूज करते हुए प्लांक ने अब एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर्स की वैल्यू निकाली कि जो हम ऑसिलेटर मान रहे हैं तो उनकी एवरेज एनर्जी क्या होगी। तो एवरेज एनर्जी निकालने के लिए इन्होंने जो थोड़ा सा एक वैल्यू कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स की जो वैल्यू है, यहाँ पर आपको इक्वेशन 1 में जो दिख रही है यहाँ पर इन्होंने इसकी वैल्यू निकाली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, यानी इन्होंने अपने इस फॉर्मूले के लिए थोड़ी सी हेल्प मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि भाई नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो है इस एनर्जी के लिए, यानी ई एन इज इक्वल टू एन एच म्यू के लिए किसके प्रोपोर्शनेट होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई टू दी एक्सपोनेंशियल ऑफ
माइनस ई एन अपॉन के टी के। ठीक है, ई एन की वैल्यू हमने रखी तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाती है। इसके बाद टोटल एनर्जी ऑफ दीज ऑसिलेटर्स, यानी कि एन एच म्यू वाले जो ऑसिलेटर हैं, जिन ऑसिलेटर्स की एनर्जी एन एच म्यू है, तो उनकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी मल्टीप्लाई एन एच एन एन। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जितने भी ऑसिलेटर्स हैं जिनकी एनर्जी 0 टू इंफिनिटी वेरी करती है, यानी हमें पता है कि सारे के सारी वेवलेंथ उसके अंदर हमें मिलती हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैविटी के अंदर। तो अब उस कैविटी के अंदर हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको हमने क्या कर दिया, समेशन कर दिया। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर कितने हो जाएंगे, इसको हमने समेशन कर दिया। तो हमारे पास मिल जाती है एवरेज एनर्जी ऑफ द प्लैंक ऑसिलेटर इज इक्वल टू इस फॉर्मूले के द्वारा कि ई टोटल डिवाइडेड बाय एन टोटल। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज हमने निकाली हैं, उनको हम डिवाइड कर देते हैं और इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि उनकी वैल्यूज रखी। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एन एन की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि एन एच म्यू अपॉन के टी को हमने कोई भी एक्स वेरिएबल से चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ही हम चेंज करते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर फोर्थ मिल जाती है। और इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम देखें तो नीचे वाली जो टर्म है ये इस वैल्यू के बराबर है, और यहीं पर ही अगर ऊपर वाली टर्म को देखें तो वो सिर्फ इसके डिफरेंशियल के बराबर है। तो डिफरेंशियल के बराबर होने की वजह से इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली हुई है, और दोनों ही वैल्यूज को जब हम रखते हैं तो हमारे पास जो एवरेज एनर्जी है उसकी वैल्यू हमें यहाँ से इक्वेशन नंबर 6 से प्राप्त हो जाती है। तो इन डेरिवेशंस को आप एक बार अपने हाथ से जरूर करके देखें। तो अब जो हमारे पास एवरेज एनर्जी निकल गई, टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ऑसिलेटर्स निकल गए, तो इसके आधार पर प्लांक ने ब्लैक बॉडी को किस तरीके से समझाया कि किसी भी ब्लैक बॉडी जो कि टेम्परेचर T पर है उसके लिए एनर्जी डेंसिटी, जो फंक्शन है किसी भी एक फ्रीक्वेंसी रेंज में, यानी अगर हम म्यू प्लस जी म्यू की बात करें तो उसमें ये एनर्जी डेंसिटी फंक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन फ्रीक्वेंसी रेंज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, यानी कि जो हमने पिछली स्लाइड्स में निकाला हुआ है, मल्टीप्लाई विद एवरेज एनर्जी जो हमने हमारे अभी लास्ट इक्वेशन नंबर 6 से निकाला है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉड हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एवरेज एनर्जी हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का जो फंक्शन है वो इक्वेशन नंबर 8 में प्राप्त हो जाता है। और इस इक्वेशन को हमने नाम दिया प्लांक्स रेडिएशन लॉ। और इसके आधार पर जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को समझाया गया तो वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सेम हमें प्राप्त हुआ। तो इसलिए प्लांक रेडिएशन लॉ की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक नए नियम को देने के बाद उसके आधार पर एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी को हम समझा पाए। सो आपके इन तीनों लेक्चर से मिलकर के ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप एक बार जरूर इन डेरिवेशंस को अपने हाथ से जरूर करें। बार बार कह रही हूँ, जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी। सो आप बिल्कुल करें। और अब इसके बाद में 1-2 दिन बाद आपको एक असाइनमेंट देने वाली हूँ, तो इन सभी को ध्यान से करें। सो थैंक यू।